जो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें उनका एक पेपर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ फाइन आर्ट्स और दूसरा पेपर जो चलता है वो है पेपर थर्ड प्रैक्टिकल के रूप में। उसमें भी इसके कुछ चीजें काम में आती हैं कि किस प्रकार से अंकन एवं अनुअंकन बनाया जाता है, तो उसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अंकन एवं अनुरंकन, ड्राइंग एंड रेंडरिंग। तो सबसे पहले हम अंकन देखते हैं, अंकन की परिभाषा देखते हैं कि अंकन शब्द का अर्थ है कि कलम या किसी अन्य यंत्र की सहायता से किसी धरातल पर चिन्ह मार्क्स छोड़ते जाना। इस प्रक्रिया के कुछ देर चलने से रेखांकन यानी लाइन ड्राइंग्स का विकास हो जाता है, अर्थात बिंदुओं के क्रमिक एवं अववाद योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। जब चित्रकार किसी वस्तु रूप का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से रूपाकृति को उसके वास्तविक दृश्यानुरूप सा ठोस दिखाने के ध्येय से करता है तो अंकन कहलाता है। यानी अब ये समझते हैं कि अंकन शब्द का यहाँ अर्थ यह है कि किसी भी यंत्र की सहायता से, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, मार्कर हो या अन्य कोई भी साधन हो, तो जो शीट है हमारी उस पे चिन्ह छोड़ते जाना और चिन्ह यानी मार्क्स छोड़ते जाना, और उस मार्क्स का रेगुलर अगर अपन क्रमिक जारी रखेंगे उसको, तो वो एक लाइन के रूप में उसका विकास हो जाता है। यानी स्वभाववत उसमें एक रेखीय प्रभाव आ जाता है। और जब चित्रकार किसी वस्तु रूप का अंकन यानी कोई भी वस्तु लेते हैं हम, तो उस वस्तु रूप का हमारे सामने एक वस्तु रूप रखा हुआ है, एक वस्तुओं का समूह है, कंपोजिशन है वस्तुओं का, उसको हम देखें तो जब चित्रकार इस प्रकार के किसी भी वस्तु समूह को का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से रूपाकृति को उसके वास्तविक दृश्यानुरूप यानी वो किस प्रकार की दिखाई दे रही है, ठोस है कि ज्यामितीय है या त्रिकोणात्मक है या कैसी भी है, उस ध्येय से अगर चित्रित करता है तो वो अंकन कहलाता है। अब हम अनुरंकन को देखते हैं कि अनुरंकन क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं रेंडरिंग की। जब चित्रकार अंकन में से रूप को ठोस दिखाने का ध्येय त्याग देता है या गौण कर देता है और चित्रण माध्यम के अनुसार परिवर्तित एवं साधारणीकृत रूप मात्र संयोजन की दृष्टि से अंकित करता है तो अनुरंकन कहलाता है। यानी अब उसका मेन ध्येय ये नहीं है कि उसको हूबहू चित्रित करना हो, वो अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने अंतर्मन के अनुसार, अपनी प्रज्ञा शक्ति से, अपनी मस्तिष्क से या अपने क्रिएशन से उसके नए रूप में उसको अंकित करता है, वो अनुरंकन कहलाता है। अनुरंकन में नंदिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रमाण परिवर्तन तथा पुनर्संयोजन का सहारा भी लिया जा सकता है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सामने जो वस्तु समूह रखा है उस वस्तु समूह को एज इट इज उसमें संयोजन में स्थान दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसके हेतु वो कुछ संयोजन में परिवर्तन भी कर सकता है कि उसकी पुनर्संयोजना कर सकता है, किसी चीज को कहाँ एडजस्ट करता है चित्रभूमि में, ये सब चित्रकार के ऊपर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए इसे हम अनुप्रेरित अंकन भी कह सकते हैं। यानी किसी चीज को देखने के पश्चात उससे प्रेरणा लेकर अभिप्रेरित होकर इसका अंकन किया जाता है, उसे अनुरंकन हम कह सकते हैं। जैसे माध्यम से हम प्रेरणा ले सकते हैं, पोत से हम प्रेरणा ले सकते हैं, वर्ण से ले सकते हैं, रेखा व अन्य तत्वों से अनुप्रेरित होकर अंकन और अनुरंकन किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे कि उदाहरणार्थ हम अलग अलग चीजों का, उनके पोत सृजन का अलग अलग तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी किसी फल को हम काटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसको सुखाकर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। पेड़ों की जैसे तने हैं उनकी छालों को काटकर उनका स्पर्श करके उनके पोत को हम अध्ययन कर हमारे चित्रण माध्यम में उतार सकते हैं। अब आपके सामने ये वस्तु समूह रखा हुआ है जिसमें एक गुलदस्ता है, एक कप है और कप के साथ ही
एक ग्लास यहाँ रखा गया है। ये एक संपूर्ण वस्तु समूह है और इस वस्तु समूह का अंकन जब चित्रकार हुबहू या एक समान या जैसा दिखाई दे रहा है वैसा अगर चित्रित करता है तो उसे हम वस्तु समूह चित्रण कह सकते हैं या वो वस्तु समूह चित्रण कहलाएगा। वस्तु समूह चित्रण में उसका जैसा रूप है वैसा ही चित्रित किया जाना होता है और उसमें किस प्रकार से छाया प्रकाश, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड, अग्रभूमि, ये जितने भी अवयव हैं उन सभी का चित्रण एक चित्रकार को करना होता है और वास्तव में वो कैसा प्रतीत होता है हुबहू उसकी अनुकृति हमें यहाँ तैयार करनी होती है। उसे स्टिल लाइफ स्टडी भी कहते हैं। हमने ये वस्तु समूह रखा हुआ है, इसका हमने स्टिल लाइफ स्टडी करके भी बताया था, जो पूर्व वीडियो में हमने बताया था। अब हम इसका जो रेंडरिंग जो है यानी इसका अनुरंकन कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। कि हमारे सामने सबसे पहले ये इस रूप में द्विआयामी चित्रभूमि हमारे पास होती है। द्विआयामी, इसके द्विआयाम ही होते हैं, द्विआयामी चित्रभूमि। इसमें चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, लेकिन इसमें गहराई नहीं होती। और जब हम स्टिल लाइफ स्टडी और वस्तु समूह का अध्ययन करते हैं तो उन वस्तुओं में गोलाई भी होती है, गहराई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ये सारी चीजें। और वो तब तक वास्तविक नहीं लगेगी जब तक हम छाया प्रकाश का उसमें समावेश नहीं करेंगे। अनुरंकन में सबसे पहले हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा छाया प्रकाश को। छाया प्रकाश यहाँ कोई मायने नहीं रखता, यानी छाया प्रकाश से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे पहले मैं अगर बनाता हूं तो देखता हूं पोर्ट्स को मैं किस प्रकार से अपने सृजनात्मक तरीके से उसको बना सकता हूं। यानी यहां मैंने पोर्ट्स के लिए इस प्रकार से मैंने पोर्ट्स को यहां एक तरीके से बनाया। साथ ही इसका दूसरा रूप इस प्रकार से मैंने बनाया। यानी मैंने वास्तविकता का जो देता वो छोड़ दिया है। अब मैं यहां मैंने कुछ फूलों का अंकन किया। इसी प्रकार गिलास का मैंने अंकन इस प्रकार से किया और साथ ही कप का मैंने अंकन इस प्रकार से किया। ये कप का अंकन किया। इसमें क्रमानुसार और भी चीजें हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये डंठल ये वगैरह ये दिखा सकते हैं और फूलों की संख्या इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम फूलों को दिखा सकते हैं। अगर वस्तु समूह के पीछे अगर पर्दे वगैरह हैं तो उनको भी हम इस प्रकार से लाइनों के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। इसमें जो वास्तविकता का जो गुण था वो हमने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है और अपने अंतर्मन से इसको सृजनात्मक तरीका से जो हमारे पास धरातल है उस पर उतारने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से संयोजन की दृष्टि से भी हम इसके अलग अलग भाग कर सकते हैं और यहाँ
जैसे पोत को अगर हम दिखाना चाहें तो अलग अलग पोतों के माध्यम से हम इसको और क्रिएटिविटी इसमें डाल सकते हैं या इसको और अच्छी तरह से हम बना सकते हैं। बैलेंस के लिए हमें अब ये जरूरी हो जाता है कि चित्रभूमि में इसी प्रकार से बैलेंस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से पोत सृजन का भी इसमें अच्छा हम अध्ययन कर सकते हैं और ये अनुरंकन कहलाता है। अनुरंकन यानी इसमें कहीं पे भी छाया प्रकाश या इस टाइप की कोई चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही और एक कलाकार अपनी मन मस्तिष्क के अपने सृजनात्मक तरीके से पूरी चित्रभूमि का डिवाइडेशन करता है और उसके पश्चात उसको कौन सी वस्तु कहाँ चित्रित करनी है और उसका किस प्रकार का रूप उसमें दिखाना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से आप जो भी लाइफ स्टडी करते हो अपने घर पर अध्ययन, अभी कोरोना काल में आपको अपने घर पर अध्ययन करना है। इस प्रकार से एक वस्तु समूह को अपने सामने रखकर और पहले उसका लाइफ स्टडी वस्तु समूह बनाना है, तत्पश्चात उसका अनुरंकन या क्रिएटिव डिजाइन उसकी हमें बनानी है और ये अभ्यास आपको बार बार करते रहना है। धन्यवाद। रही बात इसमें रंगांकन की, तो रंगांकन की अगर हम बात करें तो वस्तु चित्रण में जो हमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार के उसमें छाया प्रकाश है, वो पूरा की पूरा उसमें उसी तरीके से रंगांकन किया जाता है। लेकिन यहाँ चित्रकार अनुरंकन में स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र इसलिए है कि वो अपने हिसाब से उसमें कलर कर सकता है। यानी वो अगर कलर इस प्रकार से हम देखें तो बैकग्राउंड में या फिर जो आकृतियां जो बनाई गई हैं, आकृतियों को अगर वो लाइट कलर में बना रहा है तो बैकग्राउंड स्वाभाविक है कि इसको डार्क कलर में बनाना होगा। और डार्क कलर का स्पेस अगर उन्होंने व्हाइट या उज्जवल कलरों में किया है तो जितनी भी जो आकृतियां हैं उसमें हमें डार्क कलरों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें सपाट कलरों के साथ ही हम इसमें अलग अलग टोन्स प्राप्त करके इसमें रंगांकन कर सकते हैं और एक अच्छा प्रभाव संपूर्ण चित्र में उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि अपना अलग ही महत्व रखता है। इस प्रकार से एक चित्रकार अपने सृजनात्मक तरीकों से, अपनी कलात्मक विधियों से, अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग अलग तरीके से इस प्रकार के अध्ययन करते रहते हैं और इस प्रकार के सृजनात्मक चित्रण हमें देखने को मिलते रहते हैं। धन्यवाद।